प्रीवियस क्लास में इंटरफेरेंस स्टार्ट किए थे। ठीक, इंटरफेरेंस को एक बार फिर से देख लें। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, हमने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि इंटरफेरेंस का मतलब सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स। अब ये दो साउंड वेव्स का जो सुपरपोजिशन होता है, इसमें इनफैक्ट हमने आपको बताया था कि जैसे मान लो एक वेव इस फॉर्म में है, इसका एम्पलीट्यूड या इसका डिस्प्लेसमेंट y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी लिखा। दूसरा वेव जिसके कलर को चेंज कर दे रहे हैं, इसके कलर को येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड वेव पैटर्न ऐसा है। अब ये देखो, दोनों का फ्रीक्वेंसी सिमिलर है, तो इसको हमने y2 से रिप्रेजेंट किया, डिफरेंट एम्पलीट्यूड ले लिया a2 साइन ओमेगा टी। अब इसको आप ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते, या सिंपली ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स और सम फेज डिफरेंस फाई। अब यहां पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव का ऐड हो जाए। अब यहां पर एम्पलीट्यूड ऐड होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बिकम्स a1 प्लस a2, और कुछ ऐसा पोजीशन भी मिलेगा जहां पर एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो जहां ऐड हो गया वो मैक्सिमा आ गया, और जहां सब्ट्रैक्ट हुआ वो मिनिमा आ गया। अब मैक्सिमा जो एम्पलीट्यूड है, इसको हमने प्रीवियस क्लास में कहा था कि इस कंडीशन में ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देता है, और जहां एम्पलीट्यूड मिनिमा हो जाता है उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो यहां पे जब इसका हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम करेंगे, और फाइनली हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। यही हम लोगों का पर्पस है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। ठीक, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखेंगे कि कहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और कहां मिनिमम एम्पलीट्यूड आ रहा, फिर उनके बीच का एक पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये सारे पैरामीटर हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक पैटर्न से भी देखते हैं। तो हमारा जो पैटर्न है यही कहता है, टू साउंड वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम वेलोसिटी, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, moves in the same direction, their superposition results in the interference. ठीक, अब इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट दैट पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इंटेंसिटीज ड्यू टू ईच वेव सेपरेटली। बताया भी था कि जो रिजल्टेंट होगा ए मैक्सिमा वो इंडिविजुअल से डिफरेंट होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों ने कल बताया था कि दो तरह का, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा डिस्ट्रक्टिव, और इसमें कहा था कि एनर्जी कंजर्व रहता है। ठीक, और लास्टली हमने कहा था कि इंटरफेरेंस यहां पर जो भी हम लोगों को मिलेगा, सोर्स हमारा कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट, मतलब सेम फेज। तो ये इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स था जो प्रीवियस क्लास में। अब यहां से आ जाए कि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स में हमने कहा सेम फ्रीक्वेंसी, जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सेम डायरेक्शन, और उस कंडीशन में एक जगह मैक्सिमा आएगा और एक जगह मिनिमा आएगा, और इसी को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। ठीक, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये जैसे हमने एक वेव को रिप्रेजेंट किया, दूसरा वेव हमारा ये ग्रीन कलर से, तो फाइनली हम देखें तो यहां पर ये जो ब्लू कलर है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां पर ये दोनों वेव का सुपरपोजिशन होने के बाद फाइनली हम लोगों को एक रिजल्टेंट मिलेगा, और वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 बन गया, और ये फाइनली हम लोगों को क्या देगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा।
तो यहां पर ये हम लोगों को मिल गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा कंडीशन हमने लिया कि एक वेव ऐसा है, देख लीजिए, एक वेव को रिप्रेजेंट किया येलो कलर से जिसका एम्पलीट्यूड हमने A1 लिया, और दूसरा हमारा एम्पलीट्यूड A2 है जो ब्लू कलर से है, और इन दोनों का सुपरपोजिशन हो गया, और फाइनली हम लोगों को ये ग्रीन कलर का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला, इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आया क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या आ गया, A1 माइनस A2 आ गया। चलो क्लियर, 100%, यहां तक आ गया समझ में। अब आ जाए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स में हमने क्या कहा कि यहां पर दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। तो एक साउंड वेव्स का डिस्प्लेसमेंट y1 से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे साउंड वेव्स का डिस्प्लेसमेंट y2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, और दोनों वेव का वेक्टर सम हो जाए। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या आए जो हमें यहां पर यूज करना है, सबसे पहला फेज। तो फेज हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि फेज एक ऐसा क्वांटिटी है जो किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम का डायरेक्शन और पोजीशन बताता है, या डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन बताता है। तो जैसे मान लो कि हमने लिखा यहां पर y इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये जो टर्म ओमेगा टी माइनस के एक्स है इसको हम लोग फेज कहते हैं, ठीक। फेज डिफरेंस हमने बताया था कि फेज डिफरेंस जो है, डिफरेंस बिटवीन द फेजेस ऑफ टू वेव्स एट ए पॉइंट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। जैसे मान लो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 लिखा a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो हमने कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में बता रखा था, ये फेज सपोज φ2 है और ये फेज φ1 है, तो दोनों को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, एंगल वाले पार्ट को, आर्गन वाले पार्ट को, और उससे हम लोगों को फेज डिफरेंस फाई मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट हमने पाथ डिफरेंस कहा था, डिफरेंस इन पाथ लेंथ ऑफ द टू वेव्स, इसको हम लोग पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो पाथ डिफरेंस को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फेज डिफरेंस के साथ रिलेशन लैम्डा बाई 2 पाई 5। ये हम लोग सारी चीजें प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके। उसके बाद हमने टाइम डिफरेंस आपको बताया था। तो टाइम डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द वेव्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज कॉल्ड टाइम डिफरेंस। और टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच ये डेल्टा टी स्मॉल यूज कर लेंगे आप, ज्यादा अच्छा रहेगा, और टी बाई 2 पाई इंटू 5। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके प्रीवियस क्लास में। यहां पर जब सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स करेंगे तो ये सारे पैरामीटर को हम लोग यूज करेंगे, सारे टर्मिनोलॉजी को, सारा जितना भी हम लोगों ने यहां पर, मतलब एक तरह से एडिशन जब करेंगे तो क्या क्या क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स में ये हमारा पैटर्न होगा। अब पैटर्न में क्या होगा कि हम पहला वेव लेंगे, दूसरा वेव लेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी इसी फॉर्म में आना चाहिए, ठीक। अब हम लोग मैथमेटिकल इसका एनालिसिस करते हैं, जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं। तो मैथमेटिकल एनालिसिस में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वेव y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फेज डिफरेंस फाई ले लिया। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों का वेक्टर सम, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम। तो यहां पर y1 को लिख देंगे a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसको लिख देंगे a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब इनका सम करना है। तो यहां पर ये a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस वाले टर्म में साइन a प्लस बी का फॉर्म यूज कर लेंगे, a एज्यूम कर लेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये फाई को b
तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, या साइन फाई आ गया। अब यहां इसको हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर देते। तो A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस फाई, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। A2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाई। अब यहां पर देख ले आप, इस दोनों फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन है। ठीक, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हमारा कॉमन टर्म है। तो ये बन गया A1 प्लस A2 कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस वाले टर्म में A2 साइन फाई है, इसको विद इन ब्रैकेट रख दिया, इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इस दोनों टर्म में यहां पर एम्पलीट्यूड प्लस के फॉर्म में यहां इंडिपेंडेंट है। तो इस दोनों क्वांटिटी को कुछ हम एज्यूम कर ले, जिससे ये पूरा हार्मोनिक फंक्शन का सम हो जाए। तो यहां हम एज्यूम कर रहे हैं A1 प्लस A2 कॉस फाई को A कॉस थीटा, जिससे वो साइन A प्लस बी के फॉर्म में आ जाए। और दूसरे वाले टर्म में जो A2 साइन फाई है, इसको एज्यूम कर रहे हैं A साइन थीटा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2। अब इसके बाद इस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, तो y बिकम्स, अब ये देखो बहुत इजी हो जाएगा, a cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और सेकेंड टर्म a साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया। अब ये देखो साइन a प्लस बी के फॉर्म में आ, तो y इज इक्वल टू a कॉमन ले लिया। अब ये गौर से देखिए, ये साइन a हो गया, ये कॉस b, फिर ये कॉस a हो गया, ये साइन b। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन a प्लस बी का। तो यहां पर ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा बन गया। ये बिल्कुल हार्मोनिक फंक्शन के फॉर्म में आया। इसका मतलब यहां तक हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस बिल्कुल सही है। अब हमने जो इक्वेशन 1 और 2 एज्यूम किया, इस इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम लोग फाइनली एम्पलीट्यूड निकालेंगे। तो अब यहां पर हमारा रिटर्न वर्क हो रहा है। तो फर्स्ट का स्क्वायर कर दे और सेकेंड का स्क्वायर करके आप ऐड कर दे। 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करके ऐड कर। तो देखो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर, मींस a स्क्वायर बचेगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब LHS वाला जो पार्ट है, जिसको हम RHS में लिख रहे हैं, तो A1 प्लस A2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर, तो A2 साइन फाई का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं, मतलब स्क्वायर जो फंक्शन है इसको सॉल्व कर ले। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, और लास्ट वाला टर्म क्या बन गया, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई।
बोलो यहां तक क्लियर? ठीक है, ये पहले वाला पार्ट है, इसको हमने अलग कर दिया। जहां डाउट है पूछो। हो गया? हो गया यहां तक? अब ये जो रिजल्ट आया इसको हम लोग फिर से लिख करके फाइनली एम्पलीट्यूड निकालेंगे। यहां तक हो गया सबका? उस वाले पार्ट को इरेज कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने निकाला था ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। यही आएगा, देखो चेक करो। यही आ रहा है कंफर्म? नहीं समझ में आया? इसके पहले वाला स्टेप क्या है? a1, हाँ, cos फाइव प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अरे ये a स्क्वायर आया, ये a1 स्क्वायर आया, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 cos फाइव आया प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। यही ना आया था? तो इस दोनों टर्म में हमने सिंपली a2 स्क्वायर कॉमन लिया, क्योंकि cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा। तो फाइनली ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। बोलो आ गया? तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। अब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास से पढ़ा था कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक, मान लो इंडिविजुअल हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो इंडिविजुअल इंटेंसिटी I1, इसी तरह से इंडिविजुअल इंटेंसिटी I2। तो ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर को हम I लिख देंगे, a1 स्क्वायर सबके लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सेम ले लेंगे। a1 स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा? I1 आ जाएगा। a2 स्क्वायर के लिए क्या आएगा? I2 आ जाएगा, 2, और a1 का मतलब रूट I1 और फिर ये रूट I2 cos फाइव। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों मिल गए। अब यहां पर हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन निकालेंगे कि किस समय मैक्सिमा होगा और किस समय मिनिमा। ठीक, अब यदि हम cos फाइव का वैल्यू +1 डालते हैं, cos फाइव का वैल्यू +1, क्योंकि cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 0 डिग्री पर। ठीक, इसका मतलब ये cos 0 डिग्री के फॉर्म में। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाइनली इसको हम लोग cos 2n पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on। तो इससे फाई का वैल्यू या फेज डिफरेंस का वैल्यू क्या बन जाएगा? 2n पाई। इस कंडीशन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमा होगा, ये याद रखना इस फेज डिफरेंस पे। अब यहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो ए मैक्सिमा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे, क्या बना बताओ? रूट में स्क्वायर इधर से हटाया तो ये क्या बन जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। इट मींस फाइनली क्या बन गया? ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और ये फाइनली a1 प्लस
ठीक, यहां एक और कंडीशन हम लोग निकाल रहे, इफ यदि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, दोनों वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा? बोलो, ए नॉट प्लस ए नॉट टू ए नॉट। बनेगा? यस नो? अब आ जाओ, ये तो मैक्सिमा निकाल दिया, अब इसी तरह से मिनिमा आ जाओ। इस पार्ट को हम इरेज कर रहे हैं, अब इसी तरह से मिनिमा आ जाओ। ये सारे कंडीशन हमारे पास है, अब मिनिमा के कंडीशन पे आते हैं। तो मिनिमा कॉस का कौन सा वैल्यू? -1। ठीक, तो मिनिमा, तो cos फाइव इज इक्वल टू -1। -1 कौन सा वैल्यू होगा? जल्दी से बता दो। पाई पर, पाई पर होगा। ठीक, तो यहां पर ये 2n-1 इंटू पाई। ठीक, अब n का वैल्यू कहां से रखेंगे? 1 से 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये वैल्यू डाल दे, इसका मतलब फेज डिफरेंस यहां पर क्या आ जाएगा? 2n-1 इंटू पाई, ये याद रखना है। अब एम्पलीट्यूड में डालो वैल्यू, ए मिनिमा क्या आ जाएगा? मिनिमम में a1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। फाइनली क्या आ गया? ये a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? a1 माइनस a2। इंटेंसिटी भी निकालते जाएंगे, यदि इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा? आई मिनिमा। जल्दी बता दो, इस फॉर्मूला में डालो, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और cos 5 -1। तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या बन गया? I1 प्लस I2 -2 रूट I1 I2। अब इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। देखो करके ही आ जाएगा। यहां ये भी कंडीशन आप निकाल सकते हैं कि यदि एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A नॉट, तो A मिनिमा में डालो, वैल्यू क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा। A1 माइनस A2, A नॉट माइनस A नॉट 0। कितने कंडीशन आ गए हमारे पास? सारा रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड कर, मैक्सिमा एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी भी मैक्सिमा निकालेंगे तो क्या बनेगा? ये I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5 की जगह पर 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस, तो ये रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर आ गया समझ में? अब ये सारे रिजल्ट को हम लोग देख ले, इरेज करें। सारे रिजल्ट को देखते हैं। ये हम लोगों ने लिया था y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y2 का वैल्यू लिया था, और ये हम लोगों का वैल्यू आ गया था, देख लो ध्यान से। ठीक है, ये रूट I1 I2 cos 5 एक साथ होगा, ठीक है ना वो। अब फाइनली हम लोगों का टू वेव्स इसी पैटर्न पे, दोनों का हम लोगों ने वेक्टर सम किया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा यही आया। एक एक पार्ट को देखते हैं। ठीक, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसी फॉर्म में आया, कंफर्म। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऐड होगा, इसका मतलब फाई का वैल्यू मैक्सिमा। ठीक, क्या बताया, फाई का वैल्यू क्या निकाला, 2n पाई, फेज डिफरेंस। ठीक, पाथ डिफरेंस n लेमडा कैसे आ गया, सोचो, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस बताया था। डेल्टा फाई की जगह पर 2n पाई पुट करो, तो 2 पाई बाय लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस, यहां से 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या आ गया, n लेमडा। n का वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब कहां कहां कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, जब n का वैल्यू 0 होगा, फिर n का वैल्यू 1 मतलब लेमडा पर, 0 पर, लेमडा पर, फिर 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा। इस पोजीशन पर हम लोगों को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले। हो गया, इरेज करें इसको। ठीक, अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखो क्या है, यही आया था हम लोगों का, जब फाई का वैल्यू हम लोगों ने 1 पुट किया था, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमा क्या आ गया था, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर रूट में, और फिर हम लोगों ने a1 प्लस a2, और दोनों का एम्पलीट्यूड जब सेम हो जाएगा तो 2a0। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसी फॉर्म में आया था। अब मैक्सिमा निकालोगे तो यहां भी i1 i2 सबको i के फॉर्म में लिखोगे, आई नॉट के फॉर्म में, तो ये आई नॉट प्लस 2 क्या आ जाएगा, आई नॉट, तो ये कितने आ जाएंगे, 4i0। आया समझ में। अब आ जाए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कंस्ट्रक्टिव हो गया। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस बताओ क्या बताया था, 2n-1 पाई। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आ जाए, ये डिस्ट्रक्टिव होगा नॉट कंस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव लिखा जाएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, 2n-1 पाई। n का वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, फेज डिफरेंस ये आ जाएगा 2n-1, पाथ डिफरेंस 2n-1 लेमडा बाई 2। कैसे आया, बोलो। अभी हम लोगों ने डेल्टा फाई को पाथ डिफरेंस मतलब फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस के फॉर्म में लिखा, ऐसा डेल्टा फाई हमारा कितना आ गया, मतलब फेज डिफरेंस 2n-1 पाई, तो 2 पाई बाय लेमडा इनटू डेल्टा, पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2n-1 लेमडा बाई 2। देखो आ गया पाथ डिफरेंस। ठीक, अब यहां पर मिनिमम इंटेंसिटी या मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या आ गया, इस फॉर्म में a1-a2 होल स्क्वायर, यदि एम्पलीट्यूड सेम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से मिनिमम इंटेंसिटी भी फाइंड कर लेंगे। हो गया, रेस करें। ठीक, रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी 0 आ गया। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है। हो गया, तो ये फाइनली अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कहता है, टू साउंड वेव्स गिवन बाय y1 इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, y2 दे रखा है, ये दोनों वेव इंटरफेयर कर रहा है।
कहता रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट ए प्लेस वेयर फेज डिफरेंस इज π/2। ठीक, तो सिंपल है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी जस्ट, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2n A1 A2 और cos फाई की जगह पर क्या दे रखा है π/2। ये टर्म जीरो, तो फाइनली क्या आ गया ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। A1 एम्पलीट्यूड कितना है, कोफिशिएंट ऑफ साइन फंक्शन कितना है 0.3, 0.3 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर कितना है एम्पलीट्यूड 0.4, होल स्क्वायर करो देखो कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो सिंप्लीफाई करके। 0.09, 0.16, 0.25 मीन्स 0.5 आ जाएगा एम्पलीट्यूड। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, देख लेते हैं क्या आंसर हमारा है, सी ऑप्शन है, आ गया 0.5। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता टू साउंड वेव्स गिवन बाय y1 दे रखा, y2 दे रखा है। अब कहता द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द टू पार्टिकल्स। यहां पर रेशियो ऑफ इंटेंसिटी पूछा, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इस यहां पर हम लोग I1/I2 निकालेंगे, मतलब एम्पलीट्यूड यदि हमें गिवन है तो इस फॉर्म में आ जाएगा। एम्पलीट्यूड यहां पर कितना है इसका देखो 0.06 और होल स्क्वायर हो गया। दूसरे वाले का देखो कितना आ गया 0.03, देखो रेशियो निकाल के कितना आ गया, बहुत इजी है। कंफर्म 36 9 कितना आ गया, कितना आ रहा है 1:4:1। अरे भाई कितना तुम लोग, ये 36 हो गया, ये 9 हो गया, हम डेसिमल को हटा दे चलो, एक एक सिंपल ऐसे रफ कैलकुलेशन। ये कितने आ गए 4:1। कितना जल्दी घबरा जाते हो हा? तो सी ऑप्शन आ गया 4:1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता टू साउंड वेव्स गिवन बाय y1 इज इक्वल टू एंड y2 दे रखा, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज I मैक्सिमा एंड I मिनिमा। मैक्सिमा का वैल्यू देखो क्या आया, I मैक्सिमा एम्पलीट्यूड के फॉर्म में क्या बना, I मिनिमा एम्पलीट्यूड के फॉर्म में क्या बना। हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा I मैक्सिमा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1/I2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखा हमने, A1 स्क्वायर लिखा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग A2 स्क्वायर, ये क्या बन गया 2A1A, मीन्स ये क्या बन गया A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमा का वैल्यू आ गया A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से मिनिमा क्या बन जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 कितना दे रखा है 5, A2 कितना है 10, ये क्या आ गया 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये कितने आ गया 15 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 5 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आ गया,
बी ऑप्शन, इसका मतलब 9:1। आ गया समझ में? इरेज करें तो चेक कर लें हम लोग। ऑप्शन बी 9:1। तो ये इंटरफेरेंस का पूरा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैंडिंग वेव्स पढ़ेंगे, स्टेशनरी वेव्स, उसका फॉर्मेशन, स्ट्रिंग में कैसे होता, ये सारी चीजों पढ़ेंगे।